आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक बहुत बड़े अधिनियम पे बात करने वाले हैं, जहां से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में तत्संबंधित प्रश्न आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह UPSI स्पेशलिस्ट को मान लीजिए, और यहाँ से ढेर सारी जानकारी आपको जो है मिलने वाली है। तो हम आज आपसे जो बात करने वाले हैं वो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 है, इससे संबंधित ये कानून आपके देश में कैसे आया, कब इसके लिए क्या क्या पहल की गई, और फिर जाकर के कब ये कानून बना, किस समय। तो थोड़ा सा इस पे 2 मिनट का समय लगेगा। हम लोग पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर बाकी चर्चा हम एकदम विस्तृत करने वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ जो है जितना भी अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस और जो है सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएँ हुई हैं, उनसे तत्संबंधित मैंने सारे क्वेश्चनों को लिया हुआ है। यदि आप इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अगर देखते हैं तो इसमें आपका जन सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आइए बात करते हैं इस अधिनियम के ऊपर। तो देखिए, भारतीय संसद ने जो है भ्रष्टाचार, देखिए भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और सरकारी प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सन 2005 में एक सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लाई। इस कानून के तहत जो है क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विभाग से वो जो है सूचना यानी कि जानकारी प्राप्त कर सकता है। और देखिए, इस कानून के तहत कोई भी राष्ट्र, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, चाहे अपना भारत ही हो, इस कानून के तहत कोई भी राष्ट्र अपने नागरिक को अपने कार्य एवं शासन प्रणाली को इसी कानून के तहत जो है सार्वजनिक करता है। तो देखिए, बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1923, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो भारत शासन अधिनियम 1923 के तहत अंग्रेज़ों ने कुछ जो है एक कानून बनाए थे, और उस कानून के तहत उन्होंने 2 धारा लागू की थी, एक धारा 5 और एक 6, जो क्या करती थी कि यह जो है सूचना को सार्वजनिक नहीं करने का प्रावधान था, बल्कि सूचना को छिपाने का प्रावधान था। यानी जो भारतीय शासन अधिनियम जो 1923 था, इसमें अंग्रेजों ने जो है सूचनाओं, कोई भी सूचना को पारदर्शी नहीं करते थे, सार्वजनिक नहीं करते थे। उनके पास अनुच्छेद 5 और 6 के तहत एक कानून बनाए थे, जिसके तहत उनके पास एक पावर था। फिर आगे बात कर लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उस समय भी हमारे देश में जो है जो संविधानविद लोग थे, इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया, और ना ही इसके बारे में कहीं पर कोई मतलब जन सूचना के बारे में, यानी सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में, या नागरिकों को सूचना सार्वजनिक करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इसके बाद अगर कोई जो है भारत के अंदर अगर जो है जन सूचना अधिकार के ऊपर, यानी सूचना अधिकार के ऊपर अगर पहल की गई तो सन 1975 में की गई। और इसके ऊपर पहल करने वाला यदि कोई राज्य पहला था तो राजस्थान राज्य था, जिसने मांग किया कि नहीं, जो है जो सरकारें हैं और वो जो है जो कार्य करती हैं और उनके जो काम हैं या जो कोई भी गतिविधियां हैं उसको सार्वजनिक किया जाए। इसके देखिए, इसके सूचना के अधिकार अधिनियम का एक इम्पोर्टेंट यहाँ भी बनता है कि चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता ही जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और जो प्रतिनिधि जो होता है वो क्या करता है कि प्रतिनिधि को भी ये दायित्व होना चाहिए कि जो भी उसके विभाग द्वारा कार्य हो रहे हैं या उसके द्वारा कार्य हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे व्यय हुआ, क्या हुआ, उस सूचना को सार्वजनिक करे। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अगर भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, चाहे वो भिखारी क्यों न हो, अगर वो भिखारी भी है, भीख मांग के अगर कोई सामान खरीदने जाता है तो कहीं ना कहीं वो सेल टैक्स, इनकम, मतलब सारी वह भी टैक्स देता है। तो अगर भारत का हर नागरिक अगर सरकार को टैक्स दे रहा है तो वह सरकार से अपने खर्च किन किन मदों में कहाँ हो रहा है, सरकार कैसे सिस्टम को चला रही है, इन सब चीज़ों को भी जानने का उसका अधिकार बन जाता है। तो इस पर ज़्यादा ना बात करते हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले मांग राजस्थान ने किया। फिर ज़रा ध्यान देते हैं
देखिए इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कोई पहल किया था तो 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, इन्होंने, इनकी सरकार थी, ये बहुत ज़्यादा प्रयास किए किंतु सफल नहीं हो पाए। फिर इसके बाद यूपीए की सरकार आती है और उसने जो है काफ़ी प्रयास करके 12 मई सन 2005 को पार्लियामेंट में इस कानून को पास करवा लिया। तो चलिए हम अब इसके बाद ये थोड़ा कुछ इसका इतिहास रहा। अब यहीं से सारी चीज़ें एकदम प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से चलने वाली हैं और आप इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए तो बात करते हैं। अब देखिए ये पता चल गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में बना, ये एकदम कन्फर्म हो गया कि यही प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पुलिस की परीक्षा में पूछा है कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना, तो आपको ये डेट, ये सन याद होना चाहिए, सन 2005 में बना। अब यहाँ तक भी पूछा गया कि आखिरकार जब सूचना का अधिकार अधिनियम में कितने भाग हैं, तो एक चीज़ ध्यान देना, इसके पास 5 भाग हैं, 31 धाराएँ हैं और 2 अनुसूचियाँ हैं। जैसे देखिए आप विधि एवं, पहली बात तो जो भारतीय संविधान एवं विधि में थोड़ा फर्क जान ले। हाँ देखिए भारतीय संविधान में जो भी, जैसे भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें भी 22 भाग थे शुरू में और 395 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो कानून उस समय, जो जैसे मान लीजिए सूचना का अधिकार कानून जो है उस समय नहीं बन पाया था जब भारतीय संविधान बना था, अब वो बाद में बनाया गया। तो ऐसे कानून को हम लोग विधि के नाम से जानते हैं, यानी ये विधि है। तो सूचना का अधिकार, इसको अधिनियम कहा जाता है। तो यह उसी प्रकार से होता है जैसे उसमें भी भाग होते हैं और वहाँ भी धाराएं अनुच्छेद होती हैं, वहाँ भी अनुसूचियाँ होती हैं। तो इसी तरीके से जितने भी विधियाँ हैं, चाहे आरटीई हो चाहे आरटीआई हो, जितने भी हम आपको करीब 10 ऐसे अधिनियम पे चर्चा करने वाले हैं जो करेंगे आगे की वीडियो में, तो वो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम में 6 भाग हैं। अब कभी कभी धारा ही पूछ देता, तो 31 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियाँ, 6 भाग। अब आगे बढ़िए, कभी कभी क्या यही पूछा गया है। देखिए 11 मई सन 2005 को इसको लोकसभा में के द्वारा पारित कर दिया जाता है, यानी लोकसभा ने भारी बहुमत से 11 मई सन 2005 को पारित कर दिया। फिर ठीक उसके एक दिन बाद 12 मई सन 2005 को यह राज्यसभा द्वारा कानून पारित हो जाता है और 15 जून सन 2005 को इस कानून के ऊपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। यानी 15 जून सन 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और 12 अक्टूबर सन 2005 से संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और यूपीएसआई सन 2011, ये 2011 में आया था, यही आया था। ये पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ पे लागू है, तो उसी में था संपूर्ण भारत में है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके है, तमाम ऐसे थे, केंद्र शासित राज्यों में नहीं है, ऐसे तमाम। तो आप ध्यान देना 12 अक्टूबर सन 2005 से पूरे भारतवर्ष में जो है जन सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 जो है लागू माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के, J&K को छोड़ के। तो यही प्रश्न पूछा गया था, संपूर्ण भारत में किंतु जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए इसमें धाराएं तो 31 हैं, लेकिन 31 धाराओं पे बात नहीं करना है, लेकिन जहाँ से प्रश्न आपके यूपीएसआई में और यूपीपी में पूछे गए हैं, बस उन्हीं धाराओं से हम बात करेंगे और उन्हीं धाराओं से तत्संबंधी जानकारी देंगे। तो धारा नंबर 1 क्या है? देखिए कोई भी जो विधि होगी, कोई भी जो अधिनियम होगा, उसकी जो धारा नंबर 1 जो पहली धारा होती है, जो पहला भाग होता है, पहली धारा होती है, वो क्या बतलाती है? वो यही बतलाती है कि उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार क्या है और उसका प्रारंभ कब हुआ। जैसे ये सारी जो बातें आपको दी गई हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारी बातें भाग 1 में है और धारा 1 यानी भाग प्रथम यानी पहले भाग में दी गई हैं और धारा नंबर 1, क्योंकि 31 धाराएँ हैं। तो धारा नंबर 1 में जो है इसका संक्षिप्त नाम है, विस्तार है, प्रारंभ की जानकारी, जैसा कि मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 4। तो धारा नंबर 4 में कहता है लोक प्राधिकारी का दायित्व। तो धारा नंबर 4 भी महत्वपूर्ण है। लोक प्राधिकारी का मतलब कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोक प्राधिकारी बनाए जाते हैं, यानी अधिकारी नियुक्ति किए जाते हैं हर विभाग से, जो जन सूचनाओं को जो है क्या करते हैं, देने का काम करते हैं। तो उनके सब दायित्वों एवं कर्तव्यों के बारे में पूछा गया। तो यही यूपीएसआई सन 2017 का क्वेश्चन था कि लोक प्राधिकारी के दायित्व का वर्णन जो है आरटीआई है, आरटीआई 2005 के किस धारा के तहत होता है? तो धारा नंबर 4 के तहत लोक प्राधिकारी के दायित्वों की यानी उनके कर्तव्यों की बात की गई है। यही 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अगर लोक प्राधिकारी के दायित्व की बात करना है तो वो कहाँ दिया गया है, धारा नंबर 4। अब चलो बात करते हैं धारा नंबर 7 की। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट धारा नंबर 7 है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में आए हैं कि देखिए यदि आप जन सूचना अधिकार यानी सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 के तहत या सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यानी इसको कहेंगे RTI, तो RTI के तहत यदि आप किसी भी सूचना को आप मांगते हैं तो देखिए लिखा गया कि निवेदनों का निस्तारण या प्राप्ति के 30 दिन के भीतर। तो आपको जैसे किसी भी विभाग से आपको कोई सूचना लेनी है और आपने उस विभाग के लिए एक जो है आपने आवेदन किया, तो अगर उस विभाग में आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उनको सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है जो सूचना आपको कितने दिन के अंदर उपलब्ध, प्राप्ति यानी आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी द्वारा जो है तत्संबंधित व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है 30 दिन के अंदर। और एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, यह UPSI 2017 में पूछा गया है कि यदि कोई सूचना व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है तो उस सूचना को कितने दिन के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए। तो आप ध्यान देना, देखिए 48 घंटा लिखा गया है यानी 2 दिन, यानी इस प्रकार की सूचना आवेदन प्राप्ति के 2 दिन के अंदर उस व्यक्ति को उपलब्ध कराना अनिवार्य है इस कानून के तहत यानी धारा 7 के तहत। धारा 7 यही कहती है कि या तो 30 दिन के अंदर या तो जीवन की स्वतंत्रता यानी वह जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना है तो उसको 48 घंटा के अंदर उपलब्ध कराना जरूरी है यानी 2 दिन के अंदर। अब चलिए बात कर लेते हैं धारा नंबर 8 की। तो धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 का काम है सूचना के प्रकटीकरण से छूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसे मामले हैं, कौन ऐसे विषय हैं जहां सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छूट प्रदान है कि अगर उन विषयों पे आप सूचना मांगेंगे तो वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, वो जो है उस पर जो है कहने का मतलब वो सूचना आपको नहीं मिल जाएगी। सूचना प्रकटीकरण से छूट है यानी वो सूचना प्राधिकारी आपको सूचना नहीं दे सकता। किन किन विषयों पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह UPSI 2017 में यहाँ से भी पूछे गए क्वेश्चन। तो कौन सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, तो ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को खतरा पहुँचता हो, यानी ऐसी सूचना आप मांग रहे हो जिसके द्वारा भारत की जो है संप्रभुता को और उसकी अखंडता यानी एकता को खतरा पहुँचाने वाला है, तो ऐसी सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। ये किस कानून के तहत है, धारा नंबर 8 के तहत है। और इसके बाद जो बात कर लेते हैं राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव। अब ये क्या है, अगर ऐसा कोई आप सूचना मांग रहे हैं जो राज्य की सुरक्षा पे वो प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, वो उसके द्वारा जो है प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ रहा है, तो वो सूचना राज्य का मतलब देश से आप ऐसी सूचना मांग रहे हैं जिसका देश या राज्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। और तीसरा ये है कि अगर कोई आपका मामला रणनीतिक हो या कोई वैज्ञानिक हो एवं आर्थिक हित में न हो, यानी ऐसी सूचना मांग रहे हैं जो आप वो रणनीतिक रूप से चाहे वैज्ञानिक रूप से चाहे वो आर्थिक रूप से जो है देश के हित में नहीं है, तो वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अब बात करते हैं धारा नंबर 18 है। तो धारा नंबर 18 जो है वो आयोग के कार्य एवं सूचना से संबंधित है, यानी जो ध्यान देना आपको अभी इस पे चर्चा होगी कि जो है धारा 18 के तहत जो है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसे मतलब सूचना आयोग के नाम से जाना जाएगा, यानी वो सूचना आयोग होगा, केंद्रीय सूचना। तो अब ये आयोग होगा और ठीक है ये आयोग है। तो आयोग जो धारा 18 है वो आयोग के कार्य एवं शक्ति से संबंधित है। यही पूछा गया है सन 2017 के UPSI में कि आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन जो है RTE 2005 के किस धारा के तहत है, तो धारा नंबर 18 याद रखना है। अभी देखिए एक महत्वपूर्ण धारा बीच में छूट गई है 12। तो देखिए 12 जो है ना वो केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से है। देखिए इस कानून के तहत कहा गया है कि जो सरकारें होंगी वो एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेंगी। और एक चीज़ ध्यान देना है, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का जो मुख्यालय होगा वो नई दिल्ली में होगा। और देखिए सूचना आयोग जो बनेगा तो उसमें एक केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा और एक सूचना आयुक्त, यानी एक तो केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, एक जो है सूचना आयुक्त होगा की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान है, यानी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी है
लेकिन इसका अनुमोदन कौन करे? कहने का मतलब राष्ट्रपति इन राष्ट्रपति के समक्ष अपना क्या करेंगे कि ये राष्ट्रपति के समक्ष जो है अपना जो है शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये खड़ी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपीएससी 2017 में आया है, वो ये आया है कि जो सूचना आयोग जो होता है, तो सूचना आयोग को बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। तो इस समिति में कौन कौन से लोग होते हैं, यानी सूचना जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति यानी उनका चयन करने का काम तो जो एक ये समिति ही करेगी, ये समिति ही निर्धारित करेगी केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति का। तो इसमें जो मेन लोग होते हैं वो समिति का एक अध्यक्ष होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो समिति का जो अध्यक्ष होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा, और इसके बाद में जो दूसरा मेंबर होता है वो लोकसभा के विपक्ष दल का नेता होता है, और उस समिति का अगर तीसरा कोई मेंबर होता है तो प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ एक कैबिनेट दर्जा का मंत्री होता है। तो ये 3 लोग कमेटी में होते हैं, और यही लोग जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त को जो है की नियुक्ति के लिए जो है या नियुक्ति करते हैं, और ये जो है शपथ ग्रहण दिलाने का काम आपके देश का राष्ट्रपति करता है। अब बात करते हैं धारा 13 पे। धारा 13 में क्या है कि धारा 13 किस बात का है कि इसमें यह है कि जन सूचना जो अधिकारी जो जन सूचना आयुक्त होता है उसके, चाहे जन सूचना आयुक्त हो, चाहे केंद्रीय सूचना आयुक्त हो, चाहे राज्य सूचना आयुक्त, इनके कार्यकाल के बारे में, इनका कार्यकाल 5 साल तक होता है, अधिकतम इनकी उम्र 65 वर्ष होती है। और ये जो है एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये राष्ट्रपति के समक्ष जो है अपना शपथ लेते हैं। कभी भी इनको अगर पद से त्याग करना हो तो ये तभी पद त्याग कर सकते हैं जब ये कदाचार में लिप्त हों या शारीरिक रूप से अक्षम हों। तो ये जो है राष्ट्रपति के नाम से संबोधन करके ये कभी भी त्यागपत्र अपने पद से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें रही। अब चलिए इतनी तो बात हो गई पूरे जन सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 से। अब मैं आपको जो लेके चलता हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा हो, चाहे सन 2011 की हो या 2017 की हो, तो अब इसके बाद जिन जिन प्रश्नों पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, और इन सभी प्रश्नों पे आप इसको अगर ये सारे प्रश्न आप अच्छे से क्लियर कर लिए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए, ये सब प्रश्न आए हुए, मतलब ये नहीं बताना है कि कौन आया है कौन नहीं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन पर ही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इनको इस तरीके से आपको समझा दूँ कि आप इसको अगर एक बार इस कानून को अच्छे से समझ गए तो फिर कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब भी एग्जाम में आएगा आप कर लोगे। चलो ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए आगे। अब ज़रा ध्यान देना, कहता सूचना का अधिकार संविधान में शामिल है। जरा गौर करना है आप, जो सूचना का अधिकार आपका है, नागरिक को जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है वो जो है भारतीय संविधान में कहाँ शामिल किया गया है। तो ध्यान देना, वो आपको पता है कि जो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, तो 19 क में, यानी एक तरीके से देखा जाए तो अब आज की डेट में जो जानने का अधिकार है वो नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। यानी आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है वह जो है भारत के नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। कि जैसे अब जन सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 के तहत हमें ये अधिकार मिल गया है, तो कभी भी आता है कि जन सूचना का अधिकार एक कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो आप बताएंगे नागरिक का यह फंडामेंटल राइट है। अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरटीआई के दायरे, कहता है आरटीआई के दायरे से बाहर की सूचनाएं। अब देखिए कौन ऐसी सूचना है जिसको आप मांगेंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाली है, वो इस कानून के दायरे से बाहर की है, इस पर आपको सूचना नहीं मिलेगी। क्या है? आप राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे देश की संप्रभुता हो, विदेशी राज्यों के साथ संबंध और न्यायिक प्रक्रिया, इन तीनों के ऊपर आपको सूचना इस कानून सन 2005 के तहत नहीं मिलने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित बात हो, चाहे देश की संप्रभुता हो, या विदेशी मामला हो, या न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान है। अगर कोई भी व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है उसको आरटीआई कानून के तहत कोई शुल्क नहीं देता। हर राज्य या हर केंद्र सरकारें अपना अलग अलग जो है एक निर्धारित शुल्क रखती हैं। आप एक जो है एप्लीकेशन लिख करके वो शुल्क जमा करके जो सूचना आप जिस विभाग से चाहते हैं वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कोई शुल्क नहीं देना। आगे है
सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से प्रश्न भी आया कि देखिए सूचना अधिकार अधिनियम का जो उद्देश्य है वो सरकार के कार्य को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाना, यानी जो सरकारों का जो कार्य है वो बिल्कुल पारदर्शी हो और जवाबदेह हो। आपकी जवाबदेही हो और पारदर्शिता तभी क्लियर होगी जब आप सूचना को सार्वजनिक करेंगे। और ये हथियार आपको किस कानून के तहत मिला है, वो मिला है RTI 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 के तहत मिला है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो UPSI में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और इस पर चर्चा हो जाए थोड़ा। तो चलिए बात करते हैं, कह रहा है सूचना का अधिकार। अब देखिए एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है। कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भारत का कोई नागरिक खाली जगह से जानकारी अनुरोध कर सकता है। अब ये कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक जानकारी का अनुरोध कर सकता है। वो किसके तहत कर सकता है, कहता है लोक प्राधिकारी के से मांग सकता है, संबंधित विभाग के मंत्री से मांग सकता है, राष्ट्रपति से, अदालत से नहीं, ना अदालत से मांगेगा ना राष्ट्रपति से मांगेगा ना संबंधित विभाग के मंत्री से मांगेगा, बल्कि लोक प्राधिकारी से मांगेगा। यानी जिस विभाग से आपको सूचना चाहिए वहाँ के एक लोक प्राधिकारी होते हैं और हर विभागों में एक जन सूचना यानी सूचना अधिकारी वो नियुक्त करता है। विभाग कोई भी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर विभाग में एक जो है व्यक्ति को एक जो है सूचना अधिकारी बनाया जाता है। कहने का मतलब लोक प्राधिकारी के तहत आपको सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत भारत का कोई नागरिक से जानकारी अनुरोध कर सकता है, यानी वो भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी से जानकारी अनुरोध कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है RTI के तहत यानी RTI के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है। यानी ये कहता है कि इस कानून के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है। तो दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई प्रारूप नहीं है और आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये दोनों सही हैं। देखिए सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना को प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई प्रारूप नहीं, आप किसी भी आवेदन पर, और इतना तक कह रहा है कि आवेदन को सादे कागज पर भी दिया जा सकता है। आप सादे कागज पर, चाहे इसका कोई निर्धारित प्रारूप नहीं, किसी भी प्रारूप पे सादे कागज पर भी आप दे सकते हैं तो भी आपको सूचना मिलेगी। और दूसरा, सूचना पाने के पीछे आपको ये नहीं बताना है अगर विभाग को कि हम किस कारण से सूचना मांग रहे हैं। तो ये दोनों बातें सही कि सूचना पाने के पीछे का कारण क्या है यह भी प्रार्थी को बताने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना आप कि ना ही इसका कोई प्रारूप है, आप सादे कागज पर भी दे सकते हैं। और सूचना जब मांगेंगे तो उस विभाग को ये मांगने का हक नहीं है कि आप किस उद्देश्य से मांग रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता RTI के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये प्रश्न कई बार आया कि क्या हम जो है सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 के तहत कौन सी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। कहता है कि भारत में निगमित कंपनी, पहला तो कह रहा है कि आप भारत में निगमित कंपनी से नहीं मांग सकते। कह रहा है किससे नहीं मांग सकते, भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन और विदेशी। तो यहाँ देखिए आप जो है तीनों जगहों से, देखो सर अब यहाँ दे 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 3 सही है। देखिए अब यहाँ आप देख रहे हैं भारत में कोई अगर निगमित कंपनी है यानी कोई प्राइवेट कंपनी है तो हम उससे कोई सूचना नहीं मांग सकते हैं, लेकिन उपलब्ध कराने का वो अधिकार उसके पास नहीं है। तो ना ही जो है निगमित कंपनी के पास से सूचना आप कोई मांग सकते। जैसे कोई गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संस्था है, वो तो उससे आप सूचना मांगने के अधिकारी नहीं है। और एक चीज़ और है, विदेशी मामले में भी बता दिया गया कि विदेशी मामले में भी आपको सूचना उपलब्ध, विदेशी मामलों की सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। तो ये तीनों आपका तीनों मामले में, यानी कोई प्राइवेट कंपनी हो चाहे कोई गैर सरकारी संगठन हो, विदेशी मामला, इन तीनों में सूचना आपको नहीं मिलने वाली है। कह रहा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील, ध्यान देना, और दूसरी अपील के
उपाय समाप्त हो जाने पर वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। पहली बात जरा ध्यान देना, यदि आप किसी विभाग से सूचना मांगना चाहते हैं, आपने कोई प्रथम अपील किया, उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला, और आपने दूसरी भी अपील उस विभाग को किया, उसके बावजूद भी जवाब नहीं मिला, यानी 2 अपील आप करने के बावजूद भी यदि आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तो वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको जो है उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है कि अब आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं इसके संबंध में, तो वो है अनुच्छेद 32। आपको पता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक यदि कोई संस्था है तो नागरिक के मौलिक अधिकारों की जो संरक्षक संस्था है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है एवं उच्च न्यायालय है। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और जो है अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ तो प्रश्न में पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो 32, और अगर ये कहता कि उच्च न्यायालय में जा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो आप करेंगे 236 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब? जब आपने किसी विभाग से सूचना मांगी, प्रथम अपील किया, फिर दोबारा आपने रिमाइंडर दिया, 2 आवेदन यानी 2 बार के बाद भी सूचना आपको नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, तो ऐसे हालात में नागरिक के पास ये अधिकार दिया गया है कि आप उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय 226 के तहत। बात करते हैं आगे। अब आगे कह रहा है, कहता है आरटीआई के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में खाली जगह स्थापना की गई है। इसका काम उन लोगों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं करा पाया। तो वो कह रहा है, इसमें नाम आया है कि सूचना अदालत है, लोक अदालत है, लोकायुक्त है, केंद्रीय सूचना आयोग है। ये कह रहा है कि आरटीआई के तहत एक प्राधिकारी निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई है, तो आप ध्यान देना, केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए, आरटीआई के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है, और इसका काम ही है कि उन लोगों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करना। जैसे देखिए, एक केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है, और उसी के बेस पर हम जो है कोई भी, अगर आपने मतलब जैसे कोई लोक प्राधिकारी है, वह आपकी सूचनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो इसके लिए हम इसके लिए कर सकते हैं, रुक जाओ दिमाग। आरटीआई के तहत जो है एक प्राधिकारी, और इसका उन लोगों के जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना प्राप्त जमा कर सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं आरटीआई के दायरे में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आरटीआई के दायरे में है, तो आरटीआई के दायरे में क्या है, स्वापक निकाय। देखिए आरटीआई के दायरे में आता है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, कहता है प्रवर्तन निदेशालय और अनुसंधान विश्लेषण स्कंद। तो ध्यान देना, जो आरटीआई के दायरे में जो आने वाले 2 विभाग हैं वो एक है नियंत्रण ब्यूरो है और एक है प्रवर्तन निदेशालय। बाकी जो है अनुसंधान स्कंद से कोई मतलब नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सामान्यतः प्रथम अपील को, ध्यान देना है, सामान्यतः प्रथम अपील को अपील प्राधिकारी के 30 दिन के अंदर सूचना दी जाएगी। ध्यान देना, यह 2017 में आया है कि अगर कोई जो है आपने अपील किया, कहता सामान्यतः प्रथम अपील को अपील प्राप्ति के कितने 30 दिनों के अंदर सूचना दी जाएगी। यानी ये तो बात आपको अच्छे से बार बार बताई जाए कि आरटीई के तहत अगर आपने जो है सूचना आपको उपलब्ध कराई जानी है तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर सूचना को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य, आप जान चुके हैं। आगे देखिए कह रहा है कि आरटीआई के तहत यदि कोई आवेदक जन सूचना अधिकारी देखिए आरटीआई के तहत यदि कोई आवेदक जन सूचना अधिकारी से संतुष्ट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी विभाग से सूचना मांगी और वो सूचना आपको उपलब्ध कराई गई लेकिन आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास क्या विशेषाधिकार हैं, आप क्या और आगे कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर पहली अपील को दर्ज करा सकते हैं। यदि आप सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान देना आप, सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आप पहली अपील दर्ज करा सकते हैं और 60 दिनों के अंदर आप जो है
अब देखिए, पहली अपील तो आप सूचना प्राप्त किए, सूचना प्राप्ति से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो 30 दिन के अंदर आप प्रथम अपील करेंगे और उसके बावजूद भी, और दूसरा क्या है कि आप 60 दिन के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत करेंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको सूचना सही से उपलब्ध नहीं कराई गई तो आप 60 दिन के भीतर आप जो है केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारी से सूचना दर्ज करा सकते हैं। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। यानी अगर आप उस जो है इससे संतुष्ट नहीं है, जो सूचना उपलब्ध कराएगी उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप 30 दिन के भीतर जो है एक पुनः अपील कर सकते हैं। और इसके बावजूद एक अधिकार आपको और दिया जाता है कि सूचना प्राप्ति के 60 दिन के भीतर आप केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 2 रह गए हैं। कहा जा रहा है आरटीआई 2005 के तहत सूचना अधिकार में शामिल। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान देना है कि आरटीआई 2005 के तहत सूचना अधिकार को शामिल किया गया है। यह 2017 में क्वेश्चन आया है, किन किन चीज़ों को शामिल, यानी किन किन चीज़ों को प्राप्त करने का राइट है। तो देखिए, दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का निरीक्षण का अधिकार, आप जो है दस्तावेजों एवं रिकॉर्डों का निरीक्षण कर सकते हैं। आप सामग्री का प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार आपके पास है। और प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आपको डिस्क मिलेगा, या वीडियो ऑडियो कैसेट भी उपलब्ध कराए जाने का अधिकार है। यानी इस कानून के तहत आपको ये अधिकार है कि कहीं न कहीं से वो विभाग आपको कोई दस्तावेज दे, या प्रमाणित दस्तावेज दे, या जो है कोई रिकॉर्ड या निरीक्षण का राइट है। और साथ में कोई न कोई जो है आपको प्रिंट आउट दे, या कोई ऑडियो वीडियो कैसेट सो ऑन, ये सारे राइट हैं। अगला है कि आरटीआई के किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। देखिए, ये कह रहा है कि इस कानून के तहत कह रहा है ना कि केंद्रीय सूचना आयोग एक बना होता है, एक राज्य सूचना आयोग होता है। राज्य सूचना, जैसे कोई लोक प्राधिकारी है, वो आपने उस विभाग से सूचना मांगा, और यानी कहता है किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध, ध्यान देना आप, तो इसके विरुद्ध देखिए कह रहा ना कि आरटीआई के किस धारा के तहत केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, एवं राज्य सूचना आयोग को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। तो वो धारा नंबर 18, यानी किसी जो है लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आप राज्य सूचना आयोग में चाहे केंद्रीय सूचना आयोग में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं उस प्राधिकारी की। ये पावर कहाँ से मिला? धारा नंबर 18। अब बात कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गए जो यूपीएसआई में जहाँ से पूछे गए हैं। कहता है आरटीआई के तहत प्रथम अपीली अधिकार से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के अंदर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त से अपील दर्ज करा सकता है? ध्यान देंगे, ये धारा नंबर 19 के तहत 90 दिन के अंदर, यानी जैसे आपने आरटीई के तहत प्रथम अपीली अधिकारी से आपको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो आपको जो है मुख्य सूचना आयुक्त से आप जो है कब सूचना दर्ज करा सकते हैं? 90। देखिए, ये हुआ कि जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि अगर आपको, पहली बात तो ये जानना है कि इस जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना उस प्राधिकारी का नैतिक जिम्मेदारी है। 30 दिन के अंदर, अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर आपको सूचना उपलब्ध करा दी गई, आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप जो है सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आप जो है अपील कर सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई सुनवाई नहीं की गई या आप सूचना से संतुष्ट नहीं हुए, तो आप 60 दिन के अंदर, 60 दिन के भीतर आप केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी बना है, उससे आप जो है वहाँ पे आप अपील या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई, तो कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आप मुख्य सूचना आयुक्त जो है, जो देश में जन सूचना का जो पहला अधिकारी बैठा है, वो 90 दिन के अंदर आप वहाँ पे जो है अपील दायर कर सकते हैं। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी सूचना अधिकारी किसी भी अपील को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं कर सकता
कि यह दस्तावेज गायब है। यदि ऐसा करता है तो उसे लोक अभियोजन अधिनियम 1935 के तहत 2 वर्ष की सजा। जरा ध्यान देना, जैसे आपने किसी विभाग से सूचना मांगी और वो विभाग आपको कह रहा है कि नहीं ये रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है या यह दस्तावेज गायब है, तो यदि ऐसा करता है तो भारतीय अधिनियम भारतीय दस्तावेज या भारतीय कह रहा है कि लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के तहत जो है उस व्यक्ति को जो है 2 साल की सज़ा हो जाएगी। कहने का मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है या यह दस्तावेज गायब हो गया। यदि ऐसा कोई जन सूचना अधिकारी यदि ऐसा जवाब देता है, कहता है, तो उसको जो है वो लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के तहत उसको 2 वर्ष की सज़ा की जाएगी। तो ये रहा जो है हमने पूरा इस टॉपिक को जन सूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 को पूरा जो है आपको मतलब एक प्रश्न उत्तर, ये जो जिन प्रश्नों पे मैंने चर्चा की है ये सभी यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर यदि आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप यदि अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं और उम्मीद के साथ पूरा विश्वास करते हैं कि क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में यहाँ से और उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई विधि से संबंधित प्रश्न आएगा तो वो इसी कानून से आएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। चाहे आप पेपर उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे, कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 2-3 ना तो एक तो श्योर है लेकिन 2-3 तो बनते इसलिए। और ये अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप समझ लेंगे तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो ज़रूर बड़ी है, बड़ा होने का कारण है कि मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ डालने का कोशिश किया है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।